हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल केपी सक्सेस जोन। दोस्तों, फिर से हम लोग शुरू करने वाले हैं। बिहार एसएससी सीजीएल का जो टेस्ट सीरीज चल रहा था उसमें दूसरा सेट का प्रैक्टिस करेंगे और ये यूनिक पब्लिकेशन का सेट चल रहा है। अभी पहला सेट का डिस्कशन ऑलरेडी चैनल पे अपलोड कर दिया गया है, तो आप लोग अगर उसको नहीं देखें तो हमारे चैनल पे जाके देख सकते हैं, या उसका लिंक हम डिस्क्रिप्शन में डाल देंगे, आप वहाँ से देख सकते हैं। ठीक है, तो चलिए इस सेट को शुरू करते हैं। जो लोग भी चैनल से सब्सक्राइब नहीं किए हैं, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दें। आज के सेट का पहला क्वेश्चन है, क्षेत्रफल के अनुसार निम्नलिखित राज्यों का सही अवरोही क्रम क्या है। अवरोही क्रम मतलब घटते हुए क्रम में बताना है। क्षेत्रफल के हिसाब से कौन सा राज्य आता है तो सबसे ज़्यादा क्षेत्रफल इसमें जो देखेंगे वो है किसका, तो क्षेत्रफल के दृष्टि से सबसे ज़्यादा हो जाएगा दोस्तों मध्य प्रदेश का। मध्य प्रदेश 1 नंबर पे आ जाएगा, तो हो जाएगा पहले हो जाएगा 3 मध्य प्रदेश। उसके बाद आ जाता है दोस्तों उत्तर प्रदेश, उसके बाद आ जाएगा आपको आंध्र प्रदेश, और उसके बाद आता है बिहार। तो देखिए ऑप्शन क्या हो जाएगा, डी नंबर 3 4 1 2, 3 4 1 2। ठीक है, डी नंबर ऑप्शन हो जाएगा। बिहार का जो क्षेत्रफल है दोस्तों वो याद कर लीजिए, क्योंकि बिहार का एग्जाम है, क्षेत्रफल भी पूछ सकता है। तो ये है दोस्तों 94,163 किलोमीटर स्क्वायर। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, संविधान सभा की मसौदा समिति के अध्यक्ष कौन थे। संविधान सभा के मसौदा समिति, या इसी को दोस्तों प्रारूप समिति भी बोलते हैं, तो इसके जो अध्यक्ष थे दोस्तों वो कौन थे, तो प्रारूप समिति या मसौदा समिति के जो अध्यक्ष थे वो थे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। ठीक है, वहीं जवाहरलाल नेहरू ये जो थे दोस्तों संघ समिति के अध्यक्ष थे। ये भी क्वेश्चन कई बार एग्जाम में पूछा जाता है। संघ समिति के अध्यक्ष कौन थे, तो जवाहरलाल नेहरू थे। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, मार्मा गोवा पतन स्थित है। ये मार्मा गोवा होगा, क्वेश्चन में मिस प्रिंट है। मार्मा गोवा पतन जो है दोस्तों वो गोवा के पश्चिमी तट पे है। गोवा के पश्चिमी तट पे है कौन सा, मार्मा गोवा पतन। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन असम से संबंधित लोक नृत्य नहीं है। कौन सा लोक नृत्य जो असम से नहीं है, बिहू दोस्तों असम का लोक नृत्य है। बगुरंगा भी दोस्तों, ये बगुरंगा भी जो है दोस्तों असम का लोक नृत्य है। सत्रिया नृत्य भी है दोस्तों असम का ही है, लेकिन मंद जास जो है दोस्तों ये असम का नहीं है, इसलिए इसका आंसर हो जाएगा सी नंबर। मंद जास जो है दोस्तों जम्मू एंड कश्मीर का लोक नृत्य है, तो इसको भी याद रखेंगे। मंद जास जो है वो कहाँ का लोक नृत्य है, तो जम्मू कश्मीर का लोक नृत्य है। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान में अवशिष्ट मामलों पर कानून बनाने का अधिकार किसे सौंपा गया है। तो भारतीय संविधान में अवशिष्ट मामलों पर कानून बनाने का जो अधिकार सौंपा गया है वो किसको सौंपा गया है, तो वो केंद्र सरकार को सौंपा गया है। ठीक है, और पूछे किस आर्टिकल के तहत सौंपा गया दोस्तों, तो आर्टिकल 248 के तहत। इसको भी याद रखेंगे, आर्टिकल 248 के तहत अवशिष्ट मामलों पर कानून बनाने का अधिकार केंद्र सरकार को प्राप्त है। ठीक है, और ये जो लिया गया है दोस्तों अवशिष्ट मामलों पे अधिकार, ये कनाडा के संविधान से हमारे संविधान में जोड़ा गया है, तो इसको भी आप लोग याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन है, बिहार में पहली चीनी मिल स्थापित हुई। बिहार में पहली चीनी मिल कहाँ स्थापित हुई थी, बिहार में पहली चीनी मिल जो स्थापित हुई थी दोस्तों वो हुई थी आपको बेतिया में। कहाँ हुआ था, बेतिया, जो कि पश्चिमी चंपारण में आता है बेतिया, वहीं पे पहली चीनी मिल का स्थापना हुआ था। और कब किया गया था दोस्तों, तो ये किया गया था 1840 ईस्वी में, और किसके द्वारा पूछे, तो डचों के द्वारा किया गया था। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित नदियों में से कौन बिहार में गंगा से मिलती है। कौन कौन बिहार में गंगा से मिलती है, तो दोस्तों गंडक, ये भी गंडक और घाघरा, सोन, पुनपुन, ये चारों नदी दोस्तों बिहार में गंगा से मिलती है। गंडक और घाघरा जो है दोस्तों ये उत्तर दिशा से मिलती है। ठीक है, और सोन पुनपुन जो है दोस्तों ये दक्षिण दिशा से मिलती है। ये सभी नदी दोस्तों बिहार में ही गंगा से मिलती है। ठीक है, तो आप लोग इसको याद रखेंगे। इसका आंसर हो जाएगा 1 2 3 4, तो हो जाएगा ए नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही है। अगला क्वेश्चन, लोकसभा को उसके कार्यकाल की समाप्ति के पूर्व ही भंग किया जा सकता है। तो लोकसभा
उसको कार्यकाल के समाप्ति से पूर्व भंग किया जा सकता है, बिल्कुल किया जा सकता है। वहीं पे अगर राज्यसभा रहता तो राज्यसभा एक अस्थायी संस्था है, उसको भंग नहीं किया जा सकता। लेकिन यहाँ बात लोकसभा की हो रही है, तो लोकसभा को भंग किया जा सकता है, लेकिन पूछ रहा है कैसे भंग किया जा सकता है। तो इसका जो आंसर हो जाएगा दोस्तों वो सी नंबर ऑप्शन हो जाएगा। राष्ट्रपति के द्वारा भंग किया जाता है मंत्रिपरिषद की सलाह पे, ठीक है। और किस आर्टिकल के तहत, तो आर्टिकल 85 के 2 या ख कुछ भी हो सकता है, इसमें यह प्रावधान है कि लोकसभा के समाप्ति के पूर्व ही भंग किया जा सकता है। किसके द्वारा, तो राष्ट्रपति के द्वारा। और किसके सलाह पे, तो मंत्रिपरिषद के सलाह पे, ठीक है। अगला क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है संयुक्त राष्ट्र संघ का मुख्यालय कहाँ है। तो संयुक्त राष्ट्र संघ का जो मुख्यालय है दोस्तों वो है कहाँ पे, तो न्यूयॉर्क में है। कहाँ पे है, न्यूयॉर्क में है संयुक्त राष्ट्र संघ की मुख्यालय, ठीक है। अगला क्वेश्चन है मंत्रिपरिषद उत्तरदायी होते हैं। मंत्रिपरिषद जो होते हैं दोस्तों वो किसके प्रति उत्तरदायी होते हैं, तो इसका जो आंसर हो जाएगा दोस्तों संसद के प्रति। मंत्रिपरिषद संसद के प्रति उत्तरदायी होते हैं। और इसका जो वर्णन किया गया है हमारे संविधान के आर्टिकल 75 में किया गया है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है वर्तमान लोकसभा में प्रत्येक राज्य के लिए स्थानों का आवंटन आधारित है। वर्तमान में जो लोकसभा के लिए प्रत्येक राज्य में जो स्थान का आवंटन किया गया है वो पूछ रहा है कौन सी जनगणना के आधार पे किया गया है। तो ये जो किया गया है दोस्तों 1971 के जनगणना के आधार पर किया गया है, ठीक है। उसी के आधार पे दोस्तों अभी तक चल रहा है। और ये दोस्तों इसी पे 2026 ईस्वी तक इसी के आधार पर लोकसभा में प्रत्येक राज्य से सीट का आवंटन होगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन है यदि किसी राज्य की विधानसभा का अध्यक्ष पद त्यागना चाहे तो उसे अपना त्यागपत्र देना चाहिए। तो विधानसभा का जो अध्यक्ष अपना पद का त्याग करेगा तो वो किसको त्यागपत्र देगा, तो वो देगा दोस्तों किसको, तो वो देगा उपाध्यक्ष को, ठीक है। किसको देगा, उपाध्यक्ष को। वहीं अगर उपाध्यक्ष अपना पद को त्याग करना चाहेगा तो किसको देगा, तो वो देगा विधानसभा के अध्यक्ष को। मतलब अध्यक्ष और उपाध्यक्ष जो विधानसभा के होते हैं दोनों त्यागपत्र एक दूसरे को देते हैं, ठीक है। अगर वो अध्यक्ष देगा त्यागपत्र तो उपाध्यक्ष को देगा, और उपाध्यक्ष देगा तो किसको देगा, अध्यक्ष को, ठीक है। तो दोनों क्वेश्चन याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन है राज्यसभा को भंग करने का अधिकार किसे प्राप्त है। तो राज्यसभा को भंग करने का अधिकार दोस्तों किसी को प्राप्त नहीं है, क्योंकि राज्यसभा जो है एक अस्थायी संस्था है, इसीलिए इसको भंग नहीं किया जा सकता है। इसीलिए इसका ऑप्शन हो जाएगा डी नंबर, उपयुक्त में से कोई नहीं। राज्यसभा को भंग नहीं किया जा सकता है। इसमें दोस्तों 2 साल पे 1/3 मेंबर जो है इसके रिटायर हो जाते हैं हर 2 साल पे, ठीक है। इसको ध्यान में रखेंगे, इसे भंग नहीं किया जा सकता है, ठीक है। एक अस्थायी संस्था है। अगला क्वेश्चन है भारतीय संविधान की प्रस्तावना के सिलसिले में निम्न में से कौन सा क्रम सही है। तो भारतीय संविधान के प्रस्तावना में दोस्तों कौन से क्रम में लिखा गया है, तो ये जो लिखा गया है दोस्तों सार्वभौम, सत्ता संपन्न, समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष, जनवादी, गणतंत्र। अगर आप लोग का प्रस्तावना याद होगा तो आप लोग देखेंगे इसी क्रम में है, ठीक है। सार्वभौम, सत्ता संपन्न, समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष, जनवादी, गणतंत्र। इसका ऑप्शन हो जाएगा दोस्तों डी नंबर। अगला क्वेश्चन है सुल्तान रजिया के पिता कौन थे। तो रजिया सुल्तान या सुल्तान रजिया, इसके जो पिता थे दोस्तों इल्तुतमिश की ये बेटी थी, और ये पहली मुस्लिम दिल्ली सल्तनत की पहली मुस्लिम शासिका हुई थी, ठीक है। अगला क्वेश्चन है संसद के दोनों सदनों का संयुक्त अधिवेशन आयोजित होता है। तो संसद के दोनों सदन का जो संयुक्त अधिवेशन आयोजित होता है वो किसके द्वारा होता है, तो वो दोस्तों राष्ट्रपति के द्वारा होता है। राष्ट्रपति के द्वारा बुलाया जाता है, ठीक है। और पूछ रहा है आयोजित होता है कब, भारत के राष्ट्रपति के निर्वाचन के लिए, नहीं, बिल्कुल गलत है। भारत के उपराष्ट्रपति के निर्वाचन के लिए, नहीं, ये भी गलत है। संविधान के संशोधन के संबंधित विधेयक को पारित करने के लिए, नहीं, ये भी गलत है। ये जो होता है दोस्तों जब भी कोई बिल अटक जाता है एक ऐसे विधेयक पर विचार करने के लिए, उसे पारित करने के लिए जिस पर दोनों सदन में मतभेद, अगर दोनों सदन में किसी प्रकार का मतभेद हो जाता है किसी बिल को पारित करने में, तब दोस्तों राष्ट्रपति के द्वारा एक दोनों सदन के संयुक्त सभा का अधिवेशन बुलाया जाता है। तो इसका जो ऑप्शन हो जाएगा दोस्तों 4 नंबर सही हो जाएगा, ठीक है। तो केवल 4 डी नंबर आंसर हो जाएगा।
अगला क्वेश्चन है, किसी राज्य में विधान परिषद की संरचना अथवा उसका विघटन किया जा सकता है। किसी राज्य में विधान परिषद की संरचना और उसका विघटन किया जाता है किसके द्वारा? तो ये किया जाता है संसद के द्वारा और राज्यपाल की अनुशंसा पर। विधान परिषद कहाँ पे लागू करना है और कहाँ पे लागू नहीं करना है, तो उसका निर्णय संसद के द्वारा लिया जाता है, ठीक है। और कहीं पे लागू है तो उसे ख़त्म करना है तो उसके लिए संसद राज्यपाल की अनुशंसा पे ख़त्म कर देता है, ठीक है। और ये किस आर्टिकल के तहत होता है दोस्तों? तो इसको भी याद रखेंगे, वो आर्टिकल 169 के तहत विधानसभा का सृजन और ये ख़त्म दोनों करने का शक्ति किसको प्राप्त है? तो संसद को प्राप्त है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा संगठन विश्व विकास रिपोर्ट प्रकाशित करता है? वर्ल्ड डेवलपमेंट रिपोर्ट जो प्रकाशित किया जाता है दोस्तों, वो किस संस्था के द्वारा किया जाता है? वर्ल्ड डेवलपमेंट रिपोर्ट, ठीक है। ये जो प्रकाशित किया जाता है दोस्तों, ये किया जाता है विश्व बैंक के द्वारा, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के निम्नलिखित अनुच्छेदों में से कौन राज्य की विधानसभा के निर्वाचन का प्रावधान प्रस्तुत करता है? तो कौन सा आर्टिकल पूछ रहा है जो राज्य की विधानसभा के निर्वाचन का प्रावधान प्रस्तुत करता है? तो ये किया जाता है दोस्तों आर्टिकल 170 के द्वारा, ठीक है। आर्टिकल 170 के द्वारा राज्य की विधानसभा के निर्वाचन का प्रावधान प्रस्तुत किया जाता है। अगला क्वेश्चन है, बिहार में लोकसभा में सांसदों की संख्या कितनी है? तो बिहार में लोकसभा में सांसदों की जो संख्या है दोस्तों 40 है। वहीं राज्यसभा में पूछे तो राज्यसभा में सांसदों की संख्या कितनी है? तो 16 है, ठीक है। तो इसको याद रखेंगे आप लोग। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी नदी प्रसिद्ध शिव समुद्रम जलप्रपात बनाती है? तो शिव समुद्रम जलप्रपात जो है दोस्तों वो किस नदी पे है? तो वो कावेरी नदी पे है। ये दोस्तों शिव समुद्रम जलप्रपात जो है दोस्तों, ये एशिया का सबसे पहला विद्युत जलगृह है। ये क्या है? एशिया का पहला विद्युत जलगृह है और इसका स्थापना जो किया गया था दोस्तों 1902 ईस्वी में इसका स्थापना किया गया था, ठीक है। तो ये दोनों पॉइंट आप लोग याद रखेंगे। शिव समुद्रम से ये कई बार पूछा जाता है, भारत का पहला विद्युत जलगृह जलप्रपात है ये दोस्तों, और एशिया का भी पहला है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा एक नवपाषाण संस्कृति स्थल नहीं है? तो दोस्तों नवपाषाण संस्कृति स्थल नहीं है इसमें से, तो दोस्तों इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा दोस्तों पुनतासी। कुंतासी जो है दोस्तों ये सैंधव स्थल है। ये जो है सैंधव स्थल है, नवपाषाण काल का नहीं है, सैंधव स्थल है। बाकी तीनों जो है दोस्तों वो नवपाषाण स्थल है। बुर्ज होम जो कि कहाँ पे है? जम्मू कश्मीर में है। मेहरगढ़ ये सिंध प्रांत में पड़ता है दोस्तों, अभी जो कि पाकिस्तान में है। वहीं कोल्डिहवा है जो है यूपी में है, यहाँ पे चावल का साक्ष्य प्राप्त हुआ था। इससे ये क्वेश्चन भी पूछा जाता है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। कोल्डिहवा से चावल की भूसी प्राप्त हुआ था, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, भारत में राज्य सरकार के लिए आय का सबसे महत्वपूर्ण स्रोत है? तो भारत में राज्य सरकार के लिए पूछ रहा है, सेंट्रल गवर्नमेंट के लिए नहीं पूछ रहा है, राज्य सरकार के लिए पूछ रहा है आय का सबसे महत्वपूर्ण स्रोत क्या है? तो राज्य सरकार के लिए आय का जो सबसे महत्वपूर्ण स्रोत है दोस्तों वो है बिक्री कर, बिक्री कर, ठीक है। अगला क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात है? तो भारत का जो सबसे ऊंचा जलप्रपात है दोस्तों वो कौन सा है? तो वो है दोस्तों कुंचिकल जलप्रपात, कुंचिकल जलप्रपात, ठीक है। कुंचिकल जलप्रपात, कुंचिकल जलप्रपात जो है सबसे ऊंचा जलप्रपात है। और ये दोस्तों कहाँ पे है? तो ये पूछे तो ये है दोस्तों कर्नाटका में। कहाँ पे है? कर्नाटका में है। और किस नदी पे है पूछे तो ये है वराही नदी पे, वराह नदी है वहाँ पे, वराह नदी, उसी पे है दोस्तों कुंचिकल जलप्रपात, ठीक है। और ये कितना ऊंचा है? तो ये 455 मीटर ऊंचा है, ठीक है। तो आप लोग सारा कुछ पॉइंट को याद रखेंगे, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन विश्व विरासत स्थल नहीं है? तो विश्व विरासत स्थल नहीं है पूछ रहा है, तो दोस्तों इसमें से आदमगढ़ का जो शैलश्री है ये विश्व विरासत स्थल नहीं है। भीमबेटका का जो गुफा शैलश्री है दोस्तों ये मध्य प्रदेश में है, ये विश्व विरासत में शामिल है। वहीं अजंता की गुफा ये कहाँ पे है? औरंगाबाद में है, औरंगाबाद महाराष्ट्र में, ठीक है, महाराष्ट्र में, ठीक है। और आगरा का किला तो पता ही है, आगरा में है। अगला क्वेश्चन है,
गोयनक्का पुरस्कार किस क्षेत्र में योगदान के लिए दिया जाता है? तो ये पुरस्कार जो दिया जाता है दोस्तों किस क्षेत्र में योगदान के लिए दिया जाता है? तो ये दिया जाता है आपको पत्रकारिता के क्षेत्र में योगदान के लिए दिया जाता है। ठीक है, एक निष्पक्ष पत्रकार जो साल भर के होते हैं उसे दिया जाता है। ठीक है, अगर वीडियो आप लोग को अच्छा लग रहा हो तो वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें दोस्तों। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। नमक सत्याग्रह किस सन में प्रारंभ हुआ था? नमक सत्याग्रह जो प्रारंभ हुआ था दोस्तों ये कब हुआ था? तो ये जो हुआ था 1930 ईस्वी में हुआ था नमक सत्याग्रह। किसके द्वारा? गांधी जी के द्वारा। और 12 मार्च 1930 को साबरमती आश्रम से ये स्टार्ट किया गया था, जिसमें गांधी जी के 78 अनुयायी थे। इसको भी याद रखेंगे, कितने अनुयायी थे? 78 अनुयायी थे। ये इन्होंने पैदल मार्च में भाग लिया था और 6 अप्रैल को डांडी पहुंचकर नमक कानून को तोड़ा गया था। 6 अप्रैल 1930 को। ठीक है, तो ये तीनों डेट इम्पॉर्टेंट है दोस्तों, एग्जाम में पूछा जाता है। 6 अप्रैल 1930 को नमक कानून को तोड़ा गया था। स्टार्ट कब किया गया था? 12 मार्च 1930 को नमक सत्याग्रह स्टार्ट किया गया था। कहाँ से? तो साबरमती आश्रम गुजरात से किया गया था। और अगर पूछे कितने अनुयायी भाग लिए थे इसमें गांधी जी के, तो 78 अनुयायी भाग लिए थे। ये सारा क्वेश्चन एग्जाम में बार बार पूछा जाता है। अगला क्वेश्चन है एपेक का महत्वपूर्ण रूप क्या है? एपेक का महत्वपूर्ण रूप क्या है? तो एपेक का जो है दोस्तों यहाँ फुल फॉर्म पूछा गया है। तो इसका जो फुल फॉर्म होता है दोस्तों एपेक का, वो होता है एशिया पैसिफिक इकोनॉमिक कॉरपोरेशन। डी नंबर ऑप्शन इसका बिल्कुल सही आंसर है। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित राजवंशों में से किसका उल्लेख संगम साहित्य में नहीं हुआ है? तो संगम साहित्य में जिसका उल्लेख नहीं हुआ है वो कौन सा राजवंश है? तो दोस्तों तो कदम राजवंश का जो है वो संगम साहित्य में उल्लेख नहीं मिलता है। वहीं चोल, चेल और पांड्य तीनों राजवंशों का उल्लेख संगम साहित्य में मिलता है। अगला क्वेश्चन है बुद्ध के जीवन की 4 महत्वपूर्ण घटना और उसके संबंध 4 स्थानों का नीचे उल्लेख है। सूची 1 को सूची 2 से मिलाना है। तो देखते हैं बुद्ध का जन्म कहाँ पे हुआ था दोस्तों? तो लुम्बिनी में हुआ था। ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुई थी? तो ज्ञान की प्राप्ति बोध गया में। प्रथम प्रवचन जो दिया गया था वो सारनाथ में। और निर्धन कहाँ हुआ था? कुशीनगर में। तो इसको याद रखेंगे, निर्धन जो हुआ था दोस्तों कुशीनगर में। और पूछे अगर कब हुआ था तो ये हुआ था 483 ईस्वी में। मल्लों की राजधानी कुशीनगर पूछा जाता है एग्जाम में। वहीं पे दोस्तों गौतम बुद्ध की मृत्यु 483 ईस्वी में हो गई थी। वहीं उनकी जन्म की बात करें तो गौतम बुद्ध का जो जन्म हुआ था 563 ईसा वर्ष पूर्व में हुआ था। ठीक है, और ये 483 ईसा वर्ष पूर्व में इसकी मृत्यु हो गई थी। ठीक है, तो इसका जो आंसर हो जाएगा दोस्तों वो हो जाएगा सी नंबर करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है पाटलिपुत्र में स्थित चंद्रगुप्त का महल मुख्यतः बना था। पाटलिपुत्र जो कि अभी पटना में है, वहाँ पे चंद्रगुप्त का जो महल बना था वो किससे बना हुआ था? तो वो लकड़ी का बना हुआ था। इसका वर्णन जो है दोस्तों मेगास्थनीज के पुस्तक इंडिका में मिलता है। उन्होंने ही बताया था कि चंद्रगुप्त के महल का जो बना हुआ था मुख्यतः लकड़ी का बना हुआ था। चंद्रगुप्त मौर्य जो कि सेल्युक मौर्य के जो राज्य में आए थे मेगास्थनीज, ये सेलुकस निकेटर के राजदूत के रूप में आए थे और उन्होंने एक पुस्तक लिखी इंडिका। ठीक है, अगला क्वेश्चन है छत्तीसगढ़ राज्य की स्थापना किस वर्ष हुई थी? तो छत्तीसगढ़ राज्य की जो स्थापना हुई थी वो 2000 ईस्वी में हुई थी। और अगर डेट पूछे तो 1 नवंबर को हुआ था। ठीक है, छत्तीसगढ़ राज्य को स्थापना और किससे हुआ था? तो मध्य प्रदेश से टूट के छत्तीसगढ़ एक नया राज्य बना था। ठीक है, तो आप लोग इसको याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन है कुतुबुद्दीन ऐबक की राजधानी थी। कुतुबुद्दीन ऐबक जो कि गुलाम वंश का संस्थापक भी था, इसका जो राजधानी था दोस्तों वो लाहौर में था। ठीक है, इसके बाद इल्तुतमिश ने इसको दिल्ली में लाया था। तो अगर पूछे दिल्ली में राजधानी लाहौर से कौन लाया था? तो इल्तुतमिश लाया था, इल्तुतमिश के द्वारा लाया गया था। ठीक है, वहीं बात करें कुतुबुद्दीन ऐबक की जो मृत्यु हो गई थी ये दोस्तों लाहौर में ही हो गई थी, इसलिए इसका कब्र भी है दोस्तों लाहौर में ही। चौगान खेलते पोलो या चौगान खेलते हुए इसकी मृत्यु हो जाती है। ये क्वेश्चन भी पूछा जाता है तो आप लोग याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन है सांची के स्तूप का निर्माण किसने करवाया था? सांची के स्तूप का निर्माण जो कराया गया था दोस्तों वो किसके द्वारा कराया गया था?
तो सांची के स्तूप का निर्माण कराया गया था आपको अशोक के द्वारा। किसके द्वारा? अशोक के द्वारा किया गया था। और सांची का स्तूप पूछे कहाँ पे है, तो मध्य प्रदेश में है। अगला क्वेश्चन है, हुमायूं द्वारा लड़े गए 4 प्रमुख युद्धों का तिथि अनुसार सही क्रम संकेत में बोला। हुमायूं जो कि काफ़ी युद्ध लड़े हैं दोस्तों अपने जीवन काल में, और इसका जो युद्ध का जो क्रम पूछ रहा है वो बताना है। सबसे पहले हो जाएगा दोस्तों देवरा का युद्ध। देवरा का युद्ध ऑप्शन नंबर 4 सही हो जाएगा। देवरा का जो युद्ध हुआ था दोस्तों वो हुआ था 1532 ईस्वी में। कब हुआ था? 1532 ईस्वी में देवरा का युद्ध। वहीं बात करें चौसा का युद्ध, चौसा का युद्ध जो हुआ था दोस्तों 1539 ईस्वी में चौसा का युद्ध हुआ था। कन्नौज का युद्ध जो हुआ था वो 1540 ईस्वी में हुआ था। 1540 ईस्वी में हुआ था दोस्तों कन्नौज का युद्ध। ये सारा आपको याद होना चाहिए। और वहीं सरहिंद का जो युद्ध हुआ था दोस्तों वो 1555 ईस्वी में हुआ था। ठीक है, तो इसको भी आप लोग याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन है, हजरत निजामुद्दीन औलिया की दरगाह कहाँ पर है? हजरत निजामुद्दीन औलिया, तो आप लोग अगर दिल्ली गए हो तो निजामुद्दीन स्टेशन याद होगा, तो इसी से आप लोग याद रख सकते हैं कि हजरत निजामुद्दीन औलिया का जो दरगाह है वो कहाँ पे है? दिल्ली में है। ठीक है, दिल्ली में है। अगला क्वेश्चन है, अर्जुन पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? तो अर्जुन पुरस्कार जो दिया जाता है दोस्तों वो खेल के क्षेत्र में दिया जाता है। ठीक है, और इसमें जो प्राइज़ है वो 15 लाख का प्राइज़ दिया जाता है, तो इसको भी आप लोग याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन है, रंजीत सिंह ने सुप्रसिद्ध कोहिनूर हीरा प्राप्त किया था। तो रंजीत सिंह ने सुप्रसिद्ध कोहिनूर हीरा जो है वो प्राप्त किया था शाह शुजा से। किससे प्राप्त किया था? तो शाह शुजा से। अगला क्वेश्चन है, लॉर्ड वेलेस्ली की सहायक संधि को स्वीकार करने वाला पहला मराठा सरदार था। तो लॉर्ड वेलेस्ली जो कि सहायक संधि का जनक बोला जाता है जिसको, ठीक है, सहायक संधि को सबसे ज़्यादा लागू करने वाला वेलेस्ली को बोला जाता है। जनक की बात करें तो डुप्ले को बोला जाता है सहायक संधि का जनक, जो ठीक है। और सहायक संधि को स्वीकार करने वाला पहला मराठा सरदार पूछ रहा है, तो ये हो जाएगा दोस्तों पेशवा बाजीराव द्वितीय। पेशवा बाजीराव द्वितीय जो कि पहला मराठा सरदार था जिसने वेलेस्ली की सहायक संधि पे स्वीकार कर लिया था। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसने ऑल इंडिया मुस्लिम लीग की स्थापना किया था? तो ऑल इंडिया मुस्लिम लीग की स्थापना जो किया गया था नवाब सलीमुल्लाह खान के द्वारा किया गया था। और पूछे कब किया गया था? तो 1906 ईस्वी में। और कहाँ पे? तो ढाका में, ढाका में किया गया था। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन आत्मीय सभा के संस्थापक हैं? आत्मीय सभा के जो संस्थापक हैं दोस्तों वो हैं कौन? तो वो हो जाएंगे दोस्तों राजा राम मोहन राय। राजा राम मोहन राय के द्वारा 1814 ईस्वी में आत्मीय सभा का स्थापना किया गया था। वहीं ब्रह्म समाज का भी स्थापना किया गया था इसके द्वारा, ब्रह्म समाज का, तो इसको भी याद रखेंगे। और ये किया गया था 1828 ईस्वी में। अगला क्वेश्चन है, ब्रह्म समाज की स्थापना हुई थी, पूछ ही दिया दोस्तों, ब्रह्म समाज की जो स्थापना हुई थी 1828 ईस्वी में हुआ था। ठीक है, राजा राम मोहन राय के द्वारा। अगला क्वेश्चन है, डैश भारत का एक प्रमुख लॉ एयर्स क्षेत्र है। भारत का प्रमुख लॉ एयर्स क्षेत्र है, देखते हैं ऑप्शन में क्या क्या दिया हुआ है। तो देखिए इसका जो आंसर हो जाएगा दोस्तों वो हो जाएगा उड़ीसा झारखंड क्षेत्र। उड़ीसा और झारखंड का जो क्षेत्र है दोस्तों वो लॉ एयर्स का सबसे महत्वपूर्ण क्षेत्र है, प्रमुख क्षेत्र है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, जीएसटी का पूरा अर्थ, ये तो आप लोग को पता ही होगा, गुड्स एंड सर्विस टैक्स। जीएसटी का फुल फॉर्म हो जाएगा क्या? गुड एंड सर्विस टैक्स। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, और जीएसटी कब लागू किया गया था दोस्तों? इसका डेट आप लोग कमेंट में बताइए, जीएसटी कब लागू किया गया था और किसके द्वारा लागू किया गया था, कौन सी सरकार थी उसमें उस समय। अगला क्वेश्चन है, पृथ्वी को सूर्य की परिक्रमा करने में लगते हैं। तो पृथ्वी को सूर्य की परिक्रमा करने में कितना समय लगता है? तो पृथ्वी जब सूर्य की परिक्रमा करती है तो कितना समय लगाती है? तो 365.25 दिन लगाती है। ठीक है, वहीं बात करें जो घूर्णन होती है, पृथ्वी का जो घूर्णन होता है वो 24 घंटे का होता है। वहीं परिक्रमा की बात करें तो हो जाएगा 365 दिन और 6 घंटा, इसलिए 365.25
दिन दिया हुआ है। ठीक है, सौर मंडल का सर्वाधिक गर्म ग्रह पूछ रहा है, तो सौर मंडल का जो सबसे अधिक गर्म ग्रह है दोस्तों वो है कौन, तो वो है शुक्र। शुक्र को दोस्तों पृथ्वी का जुड़वा बहन भी बोला जाता है, सबसे गर्म ग्रह है शुक्र। ठीक है, अगला क्वेश्चन है नर्मदा नदी मध्य प्रदेश में डैश से निकलती है। तो नर्मदा नदी जो है दोस्तों वो मध्य प्रदेश में निकलती है, और पूछे कहाँ से निकलती है, तो अमरकंटक की पहाड़ी से निकलती है। ठीक है, नर्मदा नदी को दोस्तों इसको बोला जाता है एमपी की जीवन रेखा, एमपी की जीवन रेखा। तो अगर पूछे आपको मध्य प्रदेश की जीवन रेखा किस नदी को बोला जाता है, तो अमरकंटक की पहाड़ी से निकलने वाली नर्मदा नदी को बोला जाता है। अगला क्वेश्चन है विश्व का बृहत्तम डेल्टा निर्मित होता है। तो विश्व का सबसे बृहत डेल्टा निर्मित जो होता है दोस्तों वो कहाँ होता है, तो वो होता है आपको गंगा और ब्रह्मपुत्र के द्वारा। गंगा ब्रह्मपुत्र का जो डेल्टा है वो विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा है। ठीक है, बृहत्तम डेल्टा है। ठीक है, और इसी डेल्टा में दोस्तों सुंदर वन भी पाया जाता है, और मैंग्रोव के वन जो जंगल पाए जाते हैं वो इसी में पाए जाते हैं। अगला क्वेश्चन है लावनी कौन से राज्य का लोक नृत्य है। तो लावनी जो है लोक नृत्य है किस राज्य का, तो लावनी दोस्तों महाराष्ट्र का लोक नृत्य है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है डैश भारतीय अर्थव्यवस्था का प्राथमिक क्षेत्र है। भारतीय अर्थव्यवस्था का प्राथमिक क्षेत्र के अंतर्गत वो आते हैं जो कि प्राकृतिक से रिलेटेड है। तो इसका जो आंसर हो जाएगा दोस्तों कृषि हो, वानिकी हो, खनन हो, प्राकृतिक जो भी चीज़ है दोस्तों वो प्राथमिक क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं। तो इस तरीके से हमारा आज का 50 समान अध्ययन का प्रश्न का डिस्कशन हो गया। अब हम लोग करेंगे साइंस के क्वेश्चन का डिस्कशन। ठीक है, अगला पहला क्वेश्चन है पत्तियों में मौजूद हरा रंग किस नाम से जाना जाता है। तो दोस्तों पत्तियों में मौजूद जो हरा रंग होता है वो किस नाम से जाना जाता है, वो जाना जाता है दोस्तों क्लोरोफिल के नाम से। क्लोरोफिल के नाम से जाना जाता है। पत्ती का रंग हरा क्यों होता है, तो दोस्तों क्लोरोफिल के कारण ही हरा होता है। अगला क्वेश्चन है नमक का रासायनिक नाम क्या है। साधारण नमक जो कि हम लोग खाते हैं उसका रासायनिक नाम है दोस्तों सोडियम क्लोराइड। क्या है, सोडियम क्लोराइड, जिसका सूत्र NaCl होता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है हवा में जिस गैस की मात्रा सबसे अधिक है वो है। तो हम लोग जानते हैं हवा में सबसे अधिक जिस गैस की मात्रा है वो है दोस्तों नाइट्रोजन। नाइट्रोजन का मात्रा अगर पूछे परसेंटेज में तो हवा में 78% नाइट्रोजन है। वहीं ऑक्सीजन की बात करें तो ऑक्सीजन जो है दोस्तों ऑक्सीजन है 21%। ठीक है, 21% ऑक्सीजन है, और कार्बन डाइऑक्साइड जो है दोस्तों 0.03% कार्बन डाइऑक्साइड है। ठीक है, और आर्गन का पूछेगा तो आर्गन जो है दोस्तों 0.9%। तो ये सारा याद रखेंगे, सारा क्वेश्चन पूछा जाता है। सबसे ज़्यादा नाइट्रोजन 78%, उसके बाद ऑक्सीजन 21%, कार्बन डाइऑक्साइड 0.03%, आर्गन 0.9%। ठीक है, इसके अलावा भी कई प्रकार के गैस पाए जाते हैं लेकिन बहुत कम मात्रा में पाए जाते हैं। अगला क्वेश्चन है निम्न में से कौन अंतःस्रावी तंत्र का हिस्सा नहीं है। निम्न में से कौन अंतःस्रावी तंत्र का हिस्सा नहीं है। इसका जो आंसर हो जाएगा दोस्तों वो हो जाएगा आपको लार ग्रंथि। लार ग्रंथि जो है दोस्तों वो अंतःस्रावी तंत्र का हिस्सा नहीं है। बाकी थाइलम, एंड्रियल ग्रंथि, पीनियल ग्रंथि, ये तीनों जो है दोस्तों वो क्या है अंतःस्रावी तंत्र है। तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों C नंबर। अगला क्वेश्चन है पृथ्वी की सतह का वह भाग जो पानी से ढका है लगभग है। तो पृथ्वी पे पूछ रहा है कितना भाग है जो कि पानी से क्या है ढका हुआ है। तो दोस्तों पृथ्वी का 2/3 हिस्सा जो है दोस्त पानी से ढका हुआ है। तो हमारे पृथ्वी पे सबसे ज़्यादा क्या है पानी है। पत्ते का वह भाग जो इसे तने से जोड़ता है क्या कहलाता है। तो पत्ते का भाग जो तने से जोड़ता है वो कहलाता है डंठल। आप लोग देखे होंगे पत्ता डंठल के थ्रू ही तने से जुड़ा रहता है। अगला क्वेश्चन है भारी जल वह जल होता है। तो भारी जल वह जल होता है जो क्या होता है दोस्तों, जो होता है जिसमें हाइड्रोजन का स्थान उसका आइसोटोप ले लेता है। इसको हाइड्रोजन का आइसोटोप होता है भारी जल D2O।
इसका सूत्र होता है D2O, ड्यूटेरियम ऑक्साइड, ठीक है। इसी को भारी जल बोला जाता है। यहाँ पे हाइड्रोजन के जगह कौन लेता है, तो हाइड्रोजन का जो समस्थानिक है वो ले लेता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है परमाणु नाभिक के अवयव है। तो किसी भी परमाणु के नाभिक में जो होते हैं दोस्तों प्रोटॉन और न्यूट्रॉन पाए जाते हैं, वहीं इलेक्ट्रॉन जो है उसके चारों ओर कक्षा में चक्कर लगाते हैं। तो यहाँ पे दोस्तों इलेक्ट्रॉन है, ये मूविंग पार्टिकल होता है, मूव करता रहता है। और प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन कहाँ रहता है, वो नाभिक में रहता है। तो इसका जो आंसर हो जाएगा, नाभिक में पूछ रहा है तो सी नंबर, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, ठीक है। अगला क्वेश्चन है डीएनए का पूर्ण रूप क्या है। तो डीएनए का जो फुल फॉर्म होगा दोस्तों वो क्या है, तो डीएनए का फुल फॉर्म जो है दोस्तों वो है डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड। क्या है, डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड, ठीक है। अगला क्वेश्चन है मानव शरीर की सबसे लंबी हड्डी कौन है। मानव शरीर की सबसे लंबी हड्डी, मानव शरीर में दोस्तों टोटल 206 हड्डी होती है, लेकिन इसमें पूछ रहा है सबसे लंबी जो होती है वो होती है फीमर। फीमर जो है दोस्तों ये जांग की हड्डी है, ठीक है, और ये सबसे लंबी होती है। अगला क्वेश्चन है 100 वाट का एक बिजली का बल्ब यदि 10 घंटे जले तो बिजली का खर्च क्या होगा। इस टाइप के क्वेश्चन के लिए दोस्तों एक फार्मूला याद रखिए। इसमें जब भी खर्च निकालना हो तो खर्च निकालने के लिए फार्मूला है, देखिए कभी भी खर्च निकालना हो तो खर्च निकालने के लिए फार्मूला क्या हो जाएगा दोस्तों, वो हो जाएगा वाट गुने घंटा बट्टे में 1000। अगर हम इसको इस फार्मूला में पुट करें तो कितना वाट है, तो 100 वाट है। घंटा कितना है, 10 घंटा है। और नीचे क्या निकालना है, 1000 से भाग दे दो। देखिए ये 3 जीरो कट गया, 3 जीरो से कितना आया 1। तो कितना खर्च हुआ, 1 इकाई। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, 1 इकाई। समझ में आ गया, 1 इकाई क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा। बी नंबर इसका आंसर है। ये फार्मूला आप लोग ज़रूर याद करेंगे, रखेंगे। ये कि क्या है, एक फार्मूला है जिससे आपको मतलब खर्च निकल जाएगा। और इस टाइप के क्वेश्चन के लिए एकदम बेहतरीन फार्मूला। अगला क्वेश्चन है यदि किसी ऐनक के लेंस का पावर +2 डायोप्टर हो तो इसकी फोकल दूरी क्या होगी। तो दोस्तों फोकल दूरी का जो फार्मूला होता है, फोकल दूरी का फार्मूला होता है वो क्या होता है, तो फोकल दूरी का जो फार्मूला होता है दोस्तों इसके लिए F बराबर 1/p होता है, ठीक है। F क्या दिया हुआ है, F हमको निकालना है, पावर क्या दिया हुआ है +2, तो 1/2 करेंगे। और हमको यहाँ पे क्या निकालना है, तो ये जो निकलेगा दोस्तों वो 0.5 क्या निकलेगा, मीटर में निकलेगा, ठीक है। हमको क्या चाहिए, सेंटीमीटर, सेंटीमीटर में चाहिए तो 100 से गुना कर देंगे तो हमको क्या आ जाएगा 50। तो यहाँ से हमको क्या आ जाएगा 0.5 क्या है, मीटर है, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं 50 सेंटीमीटर, ठीक है। 100 से गुना कर देंगे तो हमें सेंटीमीटर में आ जाएगा। तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों सी नंबर, ठीक है। अगला क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है गुरुत्वाकर्षण बल के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है। गुरुत्वाकर्षण बल के बारे में कौन सा कथन है जो कि सही नहीं है, तो इसका आंसर हो जाएगा यह वस्तुओं के द्रव्यमान के उत्पाद के व्युत्क्रमानुपाती होते हैं। ये दोस्तों गलत है, बाकी सभी सही है। देखिए न्यूटन ने गुरुत्वाकर्षण बल पर अपने शोध में केपलर के सिद्धांत का भरोसा दिया था, बिल्कुल सही है। केपलर के सिद्धांत पर भरोसा दिया था जिसमें F = m1 m2 स्क्वायर अब बट्टे में r², जो बीच के डिस्टेंस, इसकी बात की गई थी। अगला क्वेश्चन है पानी का घनत्व अधिकतम होता है। पानी का जो घनत्व या डेंसिटी होता है दोस्तों वो अधिकतम होता है कहाँ पे, तो 4 डिग्री सेल्सियस पे पानी का घनत्व जो होता है मैक्सिमम होता है, ठीक है। इसको आप लोग याद रखेंगे, वॉल्यूम न्यूनतम और डेंसिटी मैक्सिमम कहाँ पे होता है, 4 डिग्री सेल्सियस पे। अगला क्वेश्चन है भूपरपट्टी में सर्वाधिक पाए जाने वाला तत्व है। तो भूपरपट्टी में जो सबसे अधिक मात्रा में पाए जाने वाला तत्व है दोस्तों वो कौन है, तो वो है दोस्तों ऑक्सीजन। ऑक्सीजन भूपरपट्टी में पाए जाने वाला सबसे अधिक पाए जाने वाला तत्व है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है
निम्नलिखित में से कौन सा अम्ल सिरके में उपस्थित है? तो दोस्तों सिरके में कौन सा अम्ल पाया जाता है? तो सिरका में जो पाया जाता है दोस्तों वो पाया जाता है आपको एसिटिक अम्ल। एसिटिक अम्ल पाया जाता है सिरका में। वहीं ऑक्जेलिक अम्ल जो है दोस्तों वो टमाटर में पाया जाता है, साथ ही दोस्तों पालक में पाया जाता है, तो ये भी आप लोग याद रखेंगे। साइट्रिक अम्ल पाया जाता है नींबू में। नींबू में कौन सा अम्ल पाया जाता है? साइट्रिक अम्ल पाया जाता है। और हाइड्रोक्लोरिक अम्ल ये हमारे पेट में पाया जाता है, जो कि पाचन में सहायक होता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है ध्वनि का वायु में वेग अनुमानतः है। तो ध्वनि का वायु में जो वेग है वो कितना होता है? तो ध्वनि का वायु में वेग जो होता है दोस्तों वो होता है 330 मीटर पर सेकेंड। 330 मीटर पर सेकेंड होता है ध्वनि का वायु में वेग। अगला क्वेश्चन है सूर्य के प्रकाश को धरती की सतह पर पहुंचने में लगने वाला समय है। तो सूर्य की प्रकाश धरती पर पहुंचने में कितना समय लगाती है? तो वो लगाती है दोस्तों 8.5 मिनट, 8.5 मिनट। वहीं अगर पूछे चंद्रमा की प्रकाश कितना देर लगाती है तो 1.3 सेकेंड, मात्र 1.3 सेकेंड लगाती है। कौन? तो चंद्रमा की प्रकाश। तो अगर आप लोग से पूछे कौन पहले आता है, सूर्य की प्रकाश ज़्यादा टाइम लगाती है या चंद्रमा की, तो सूर्य की प्रकाश ज़्यादा टाइम लगाता है, 8.5 मिनट लगता है सूर्य के प्रकाश को धरती पे पहुंचने में। वहीं चंद्रमा की प्रकाश को पृथ्वी पर पहुंचने में 1.3 सेकेंड लगता है मात्र। अगला क्वेश्चन है स्टील की कठोरता प्रदान करने के लिए बढ़ाई जाती है। स्टील की कठोरता को बढ़ाने के लिए उसमें दोस्तों उसको मिश्र किया जाता है कोई चीज़ का, तो वो जो किया जाता है पूछ रहा है वो कार्बन का मात्रा को बढ़ा दिया जाता है, इससे स्टील क्या हो जाता है? कठोर हो जाता है। अगला क्वेश्चन है क्रोमेटोग्राफी की तकनीक का प्रयोग होता है। तो क्रोमेटोग्राफी की तकनीक का प्रयोग किया जाता है, तो कहाँ किया जाता है? एक मिश्रण से पदार्थों को अलग करने में किया जाता है। एक मिश्रण, कोई भी मिश्रण से उसके जो पदार्थ होते हैं जो उसमें घुले होते हैं उसको अलग करने के लिए क्रोमेटोग्राफी तकनीक का प्रयोग किया जाता है। इस तरीके से दोस्तों आज का सेट कंप्लीट हुआ। हमने जनरल साइंस और जीके दोनों का क्वेश्चन कवर किए हैं और उसका डिस्कशन भी किए हैं। तो वीडियो अगर आप लोग को अच्छा लगा हो वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ठीक है, और हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। थैंक यू। अगले दिन हम लोग फिर मिलते हैं तीसरे सेट के साथ, तो चैनल के साथ जुड़े रहें आप लोग। थैंक यू।